बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की तरफ से ईरान पे किए जाने वाले हमले को तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं और अब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। इस वक्त सबसे पहले तो ये है कि ईरान ने ये मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया है कि अबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ईरान की नेवल जो फ्लीट्स हैं उन्होंने अब इसका कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है और ये फैसला इसके बाद भी सामने आया कि जो आज हमला किया गया था इसके अंदर एक तरफ तो फुर्दौ के ऊपर जो हमले किए गए थे या फुर्दौ की न्यूक्लियर फैसिलिटी को जो निशाना बनाया गया था, इसके अंदर अमेरिका के 3 बमबार तैयारे B-2 स्पिरिट जो कि स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे कहलाते हैं, 2 GBU-57 मिसाइल यानी टोटल 6 GBU-57 मिसाइल लेकर ईरान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं और निशाना बनाते हैं इस फुर्दौ न्यूक्लियर फैसिलिटी को। इसके साथ साथ जो हमले इस्फहान और उसके साथ साथ नतंज की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे किए गए थे, इन हमलों के अंदर अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए जो कि इस वक्त अमरीकी जो सबमरीन्स मौजूद हैं उनके थ्रू ये फायर किए गए थे और वहाँ से इनको निशाना बनाया गया था। तो अब एक नेवल कॉन्फ्रंटेशन भी सामने आ रही है, यानी इस वक्त ईरान ने एक जो है फैसला ये कर लिया है कि अपने नेवल आर्सनल्स को या नेवल मूवमेंट को जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ाया जाए। और इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के अंदर इस वक्त ईरान की बहुत सारी नेवल फ्लीट्स जो हैं वो आगे की तरफ पेशरफ कर रही हैं। इसके साथ साथ अरेबियन गल्फ के अंदर भी अनयूजुअल एक्टिविटी ईरानी नेवी की देखने में सामने आई है। लग ये रहा है कि आने वाले वक्तों में इस वक्त जो अमरीकी बहरी बेड़े या इसके साथ साथ जो अमरीकी डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं उनके खिलाफ एक जारहाना कार्रवाई या एक हमला ईरान की नेवी की तरफ से किया जा सकता है, जो कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी अमरीकी बहरिया के साथ ईरानी बहरिया की। इन खबरों के साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरग़ची ने दौरा किया है, यानी अब वो रवाना हो गए हैं रशिया की तरफ, जहां पे मुलाकात मुतवक्के है व्लादिमीर पुतिन के साथ अब्बास अरग़ची की। आने वाले वक्तों के अंदर जो हालात इस वक्त डेवलप हो रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, इस हवाले से इस मुलाकात के अंदर बातचीत की जाएगी और कुछ अहम पैगामात भी जो होंगे वो पुतिन तक पहुंचाए जाएंगे और उसके साथ साथ पुतिन के कुछ पैगामात होंगे जो फिर अब्बास अरग़ची के ज़रिए आयतुल्लाह ख़ामनेई तक पहुंचाए जाने की बातें या ख़बरें जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ इस वक्त ये भी है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से अब्बास अरग़ची ने वाज़ेह कर दिया है कि ये तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। इस वक्त ईरान के पास अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब अगर बात करें अबनाए हुर्मुज़ की या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, तो ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक पॉइंट है कि इस पॉइंट से गुजर कर दुनिया का 30% तेल और गैस जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में तरसील किया जाता है और अगर इसके बंद करने का फैसला किया जाता है तो फिर एक रिसेशन का बाजार गर्म हो जाएगा, यानी फिर जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी दुनिया भर के मुमालिक में और फिर उसके बाद जो एक महंगाई का तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, उसको बयान करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वक्त ये फैसला किया जा चुका है ईरान की तरफ से कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ या अबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल तौर पे ईरानी नेवी ने पहरा लगा दिया है और अब यहाँ से किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी या इसके साथ साथ जो मिलिट्री एक्टिविटी है उसका गुजरना, उसका होना जो है वो इंतहाई नामुमकिन समझा जा रहा है। इसके साथ साथ ईरान पे सुबह अमरीकी हमले के बाद ईरान की तरफ से रिटेलिएशन सामने आई, यानी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को जिसमें हैफा और तिल अवीव शामिल था, उसमें एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक टारगेट ईरान की तरफ से जो है उसको टारगेट किया गया है, उसको हिट किया गया है। नेज़ियोना नामी एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर था जो कि लोकेटेड था 20 किलोमीटर तेल अवीव से, उसको टारगेट किया गया है। ये इसके बारे में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि नेज़ियोना के अंदर इसराइल की एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री मौजूद थी जहां पर ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के ऊपर और इसके साथ साथ मिलिट्री जो चीज़ें थी उसके ऊपर रिसर्च करते थे और वहाँ पर ये तमाम सैंपल्स और इस तरह के जो स्पेसिमेंस थे वो मौजूद थे। बराह रास्त हिट हुई है और अब वहाँ से ये जो बायोलॉजिकल और केमिकल कंटेमिनेशन है ये फैलना शुरू हो गई है। अब ये जो इंस्टीट्यूट को हिट किया गया है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर और इसके साथ साथ जो जहर के ज़रिए जो असैसिनेशन करने का एक इसराइल का घिनौना एक प्लान होता था, किरदार होता था, यानी दुनिया भर में किसी भी शख्सियत को अगर खामोशी से उसको असैसिनेट किया जाना होता था तो उसके लिए जो ख़तरनाक तरीके के जहर या इस तरह के केमिकल्स बनाए जाते थे वो इसी लेबॉर्ट्री में बनाए जाते थे जिसका नाम नेज़ियोना बताया जाता है। उसको ईरान की तरफ से मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया है। यानी फिर इससे पहले ईरान के अंदर जो प्रोमिनेंट शख्सियात की असैसिनेशन या उनकी जो
उन पे जो हमले हुए या उनकी किलिंग हुई है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स सामने आए थे, वो इसराइल की इस ही फैसिलिटी के अंदर, इसी इंस्टीट्यूट के अंदर बनाए जाते थे, जो कि अब इस ईरानी हमले के अंदर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अब इस वक्त ये है कि ये इसराइल की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी थी, इसका इजहार किसी भी तरह से नहीं था, लेकिन वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इस जंग से पहले ईरान के हाथ लगे थे उसके अंदर इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। और इस वक्त ईरान के पास इसराइल के बहुत सारे टारगेट बैंक्स की जो मालूमात है वो मौजूद है, और उसी बेस के ऊपर ईरान तीर बहदफ हमले इसराइल के ऊपर कर रहा है, जिससे इस वक्त इसराइली बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं और इस वक्त अपनी जानें बचाने के साथ साथ अपने एसेट्स को भी बचाने के अंदर लगे हुए हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमले के अंदर जो इसराइल ने ईरानी साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया था, उसका बदला ईरान ने इस तरह से लिया था कि उसके फ़ौरन बाद तेल अवीव के ऊपर एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को तबाह किया था और उसको बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दिया था। ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पिछले 50 या 60 सालों से जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च करती आ रही थी। इसके साथ साथ अमरीकी इदारों के साथ इश्तिराक करते हुए बहुत सारी रिसर्चेज जो कि न्यूक्लियर हवाले से भी थीं, इसके साथ साथ बहुत सारे साइंसी हवाले से थीं, वो न्यूक्लियर रिसर्चेज इस इदारे में होती थी, जिसके बिल्डिंग को ईरान ने बराह रास्त निशाना बनाया था। और फिर ये कहा जा रहा है कि 50-60 सालों का जो काम था, जो रिसर्चेज थी, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं और इस वक्त इसराइल तकरीबन 70-80 साल दोबारा पीछे जा चुका है। और अब ये दोबारा एक ऐसी टॉप सीक्रेट फैसिलिटी को निशाना बनाना कि जिसके ज़रिए इसराइल दुनिया भर में टॉप सीक्रेट केमिकल असैसिनेशन या जहर के ज़रिए जो असैसिनेशन करता था, कि जिनका सुराग लगाना भी उन ममालिक के लिए मुश्किल होता था, उसको तबाह किया गया है। और अब वहाँ से इन तमाम ख़तरनाक केमिकल्स का इखराज भी होता हुआ देखा जा सकता है, यानी उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि यह अब इखराज शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ IRGC या पासदारान इनकलाब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम 3 जो B-2 स्पिरिट तैयारे थे जिन्होंने आज ईरान की न्यूक्लियर खुर्दौ फैसिलिटी पे हमला किया था, ये किन इलाकों से उड़े थे, यानी किन एयर बेसिस से उड़ाए गए थे या उड़े थे, और उसके बारे में उनकी जो लोकेशंस हैं वो अब ईरान के पास मौजूद हैं, उन्होंने हासिल कर ली हैं। और आने वाले वक्तों में इसका जो हिसाब होगा वो अमेरिका को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से दिया जाएगा। अब इस वक्त जो इस मिडिल ईस्ट के खित्ते में जो US सेंट्रल कमांड या अमेरिकी बेसिस की तादाद है, वो इस वक्त अमेरिका के लिए कोई एसेट नहीं है, बल्कि आने वाले वक्तों में जब ईरान का हमला इन बेसिस पे होगा तो अमेरिका के लिए ये लाइबिलिटी बन जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि फिर इसराइल जो है वो फौरी तौर पे पीछे हट जाएगा, नेटो को आगे कर दिया जाएगा कि ये जो जंग है अब नेटो और अमेरिका मिल के लड़े ईरान के साथ। और फिर दूसरी तरफ रशिया और चाइना जो कि पहले ही तैयार बैठे हुए हैं कि अगर ईरान की तरफ से गो अहेड मिलता है कि इस जंग में शामिल हो जाओ, तो फिर रशिया जो है वो नेटो से बरसरे पैकार होने के लिए सामने आ जाएगा। और चाइना फिर इस वक्त अमेरिका से जिस तरह से जो भी ट्रेड वॉर चल रहा है, अब एक ग्लोबल कन्फ्रंटेशन के अंदर चाइना और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। अब इस वक्त जो बहुत ही अहमियत का बयान जो कि रशिया की तरफ से आया है वो समझा जा रहा है दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जो कि रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। उसने अपनी एक ट्वीट में ये कहा है कि अमेरिका ने कल रात में जो हमला किया तारीकी में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, उसमें हासिल क्या किया। एक चीज़ सबसे पहले जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का और जो फ्यूल साइकिल था वो अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद हैं, अनइफेक्टेड हैं, और उन्होंने बहुत ही मामूली जो है वो डैमेजेस जो है वो सस्टेन किए हैं। इसके साथ साथ जो एनरिचमेंट हो रही थी न्यूक्लियर मटेरियल्स की वो उसी तरह से जारी और सारी है, और अब तो खुलेआम जो है वो जारी रहेगी। फ्यूचर प्रोडक्शन जो है वो उसकी होती रहेगी, और हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी जो है वो कंटिन्यूएशन जारी रहे। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अब इस वक्त बहुत सारे ममालिक हैं जो कि तैयार बैठे हैं कि अपने एटॉमिक वॉरहेड्स ईरान को दें, और फिर ईरान अपने मिसाइल आर्सनल के ऊपर ये एटॉमिक या न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाकर इसराइल को नीज़ तो नाबूद कर दे, बेड़ा गर्क कर दे। तो एक तरह से तंज किया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कि तुमने हासिल क्या किया। इस वक्त जो है वो जो बड़ी बुलंद और बांग बातें की जा रही हैं कि एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल ऑपरेशन था अमरीकियों की तरफ से, जिसमें अमरीकियों ने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही है कि ये तमाम अहदाफ जो थे
یہ صرف جو ہے وہ اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تھے، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ ڈیمیج جو تھا وہ نہیں کر سکے، کیونکہ ایرانی پہلے ہی یہ تمام چیزیں، یہ تمام نیوکلیئر مواد یہاں سے موو کر کے لے جا چکے تھے، اور اب یہ صرف خالی فیسلٹیز کے اوپر حملے کیے گئے، جس کے اندر جو حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک بھی کیجویلٹی سامنے نہیں آئی، یعنی پھر امریکہ کے طاقتور ترین 6 بم استعمال کیے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک بھی کیجویلٹی، ایک بھی کیٹاسٹروفی سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دنیا نے موک کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ کو، اور اس وقت جو دمتری میدویدیو کا جو بیان ہے وہ اسی حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے یہ تمام تصاویر فردو نیوکلیئر فیسلٹی کی اس وقت شائع کی ہیں، یعنی یہ تمام وہ تصویریں ہیں جو کہ امریکی حملے کے بعد جو ہے وہ میڈیا کے سامنے شائع کی گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس بلڈنگ کو، اس انفراسٹرکچر کو جو کہ فردو نیوکلیئر فیسلٹی کا انفراسٹرکچر ہے، کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک احمقانہ کام کیا ہے، یعنی پھر دنیا میں جو تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے اسی مدعے کو لے کر، یعنی پھر بہت سارے ممالک ہوں گے جو کہ ایران کی طرف سے جو ہے اس جنگ میں شامل ہوں گے، اور پھر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو ممالک ہیں وہ دوسری طرف سے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ایک رفٹ کی کیفیت تو بنتی جا رہی ہے، لیکن اس کے اہداف ابھی تک حاصل نہیں کیے گئے ہیں۔ یعنی اب جو یہ تصاویر آپ کے سامنے چل رہی ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ جو اورنج دائرے کے اندر تصاویر ہیں، اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر امریکی GBU-57 میزائل جو ہیں امپیکٹ کیے ہیں۔ 6 دائرے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو ضائع کرنے کے بعد بھی امریکہ نہ صرف اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، بلکہ دوسروں کی جنگ میں ٹانگ اڑانے کے بعد مکمل طور پہ اس جنگ میں داخل ہو چکا ہے، کیچڑ اپنے اوپر اچھال چکا ہے، اور اب آنے والے وقتوں میں ایرانی جواب کا منتظر رہے گا امریکہ۔ دوسری طرف ایرانی گورنمنٹ نے جو ہے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان تمام علاقوں میں جہاں پر یہ نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں جس پہ امریکیوں نے حملہ کیا تھا، وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے پھر وہ نیٹنز کی فیسلٹی کے آس پاس رہنے والے ایرانی رہائشی ہوں، یا اس کے ساتھ ساتھ اصفہان کی اس فیسلٹی کو جس کو کل رات ٹوماہاک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا، یا پھر فردو نیوکلیئر فیسلٹی پہ جو امریکی طیاروں نے بمباری کی تھی۔ آس پاس کے علاقے مکمل طور پہ سیف ہیں، کسی بھی قسم کے جوہری مواد کا اخراج نہیں ہو رہا، اور یہ تمام علاقے جس طرح کل رات سے پہلے موت تھے اسی طرح یہاں کے شہری ابھی بھی ان علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔